हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम इसका 4th चैप्टर करेंगे, वो है हमारा रॉक्स या चट्टान। हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। निम्न में से वह कौन सा हो सकता है? अवसादी चट्टान वह कौन सा हो सकता है? बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टानें बहिर्जाल प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल आदि क्या है? ये अवसादी चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? ये कौन कौन से होते हैं? अग्नि शैल, कायांतरिक शैल और अवसादी शैल। चुंबकीय शैल इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। आग्नेय चट्टान की चर्चा करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है असिताअसम। सैम आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की चर्चा करता है। यह बेसाल्ट हो सकता है। बेसाल्ट एक प्रकार की बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा के धरातल पर तेजी से जमने की वजह से हुआ है। यह कण विहीन या गैर रवेदार के रूप में पाई जाती है। ये क्या करने हमें मिलान करने हैं। अवसादी चट्टानें कौन सी होती है? सत्रीकरण और सत्वरण। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिनकी कायांतरिक चट्टानें सल्कन। तो हमारा आंसर हो गया ए। आग्नेय चट्टानें का निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले लावा के जमने से होता है। इसमें परत और जीवाश्म नहीं होते। अवसादी चट्टानें, इनका निर्माण अवसादों के सतह पर जमने से होता है। इसमें परत और जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें, इनका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा किसका चट्टान होता है? अवसादी चट्टानों का। पृथ्वी सतह की शैलें अपेक्षाकारी कारकों के प्रति अनावृत रहती है, जो विभिन्न प्रकार के विखंडनों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। संघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत होते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से? चूना पत्थर, कोयला, गिजराइट, बालूकासम आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की? काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय शैल क्या होती हैं? प्राथमिक शैल भी इन्हें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों के परतों और जीवाश्मों को पूर्णतः अभाव होता है। ग्रेनाइट अंत निर्मित आग्नेय चट्टानों के उदाहरण बेसाल्ट, पैगमेटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पिचस्टोन और प्यूमिस आदि भी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट, संरचना और उनकी उपस्थिति और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे शैल विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, वे शिलीभवन कहलाते हैं। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? संगमरमर किस प्रकार की है? कायांतरिक शैल। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? कायांतरिक शैल। ये चट्टानों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा। संगमरमर की रैस की एक कायांतरिक चट्टान है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का। इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है? कोयला, लिग्नाइट और शैल क्या है? अवसादी शिला है। लेकिन बलुआ पत्थर निर्जीव अवसादी चट्टान का उदाहरण है। निर्जीव अवसादी चट्टान का। जैविक का कौन सा है? कोयला, लिग्नाइट और शैल। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। कायांतरण। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानें कौन सी है? निस, फाइलाइट और सिस्ट। तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, ग्रेबो, पिचस्टोन और प्यूमिस। अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं? कले, चूना पत्थर, चाक, सेल, हैलाइट और डेलोमाइट और बलुआ पत्थर। कंग्लोमेरेट और कोयला। रूपांतरित चट्टानें नीस, सिस्ट, फाइलाइट, साइनाइट, सलेट और क्वार्टजाइट, संगमरमर। अब इनमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर और चाक। रूपांतरिक या कायांतरिक चट्टानों में से इसमें क्वार्टजाइट्स और संगमरमर, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का एक प्रकार नहीं है? आग्नेय, कायांतरिक और अवसादी, ये 3 चट्टानें हैं। गोमुख चट्टान नहीं है। गोखुर। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? अवसादी शैल कौन सी है? सेल।
निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? कायांतरिक चट्टान के कौन कौन सी हैं? सलेट, संगमरमर और नाइस। चूना पत्थर कायांतरिक चट्टान नहीं है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? कायांतरिक चट्टान कौन कौन सी है? मार्बल, क्वार्टजाइट और डायमंड क्या है? कायांतरिक चट्टानें। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या है? अवसादी चट्टान। सैंडस्टोन क्या है? अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, सलेट, संगमरमर और चूना पत्थर। ये हमारी कायांतरिक चट्टान है। अब हम भूकंप के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टानों के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है? वो कौन सा होता है? निपात भूकंप। निपात भूकंप भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? भूकंप का प्रभाव कौन सा नहीं है? भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं है। और भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं? हिमस्खलन, सुनामी और मृदा द्रवीकरण। ये किसके उदाहरण है भूकंप प्रभाव के? भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? कितने की आवश्यकता होती है? 3 की। 3 की। विश्व के प्रथम भूकंप समसूचक का आविष्कार किसने किया? भूकंप समसूचक का आविष्कार किसने किया था? जाग हेंग। और कब किया था? 132 ईसा पूर्व में चीनी खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ जाग हेन ने किया था। वर्तमान में भूकंप को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 समसूचकों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? रोसीफेरल स्केल, मर्कोनी और रिएक्टर स्केल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ये ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल में 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ये भी ठीक है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 4 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2 सही है। भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, पी और एस। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती हैं। ये गलत हो गया। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। ये ठीक है। धरातलीय तरंगें भूकंपन लेखी पर अंत में अभिलिखित होती हैं। ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 2 और 3। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के संदर्भ में वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहा जाता है। ये ठीक है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। तो हमारा 1 और 2 ठीक हो गया। अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र को के ठीक नीचे होता है। ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगर्भित तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंप तरंगों का वेग कम होता है। ये गलत है क्योंकि घनत्व वाले पदार्थों में भूकंप तरंगों का वेग ज़्यादा होता है। भूगर्भित तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, पी और एस। ये ठीक है। तो हमारा आंसर 1 और 3 हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। ये गलत है। महासागरों में भूप्रपट्टी की औसतम मोटाई 5 किलोमीटर है। ये ठीक है। एस तरंगें ठोस, तरल, गैस 3 प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया बी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की भूप्रपट्टी बहुत भंगुर होती है। ये ठीक है। पी एस तरंगें तरंगों की दिशा के समानांतर पर कंपन पैदा करती है। ये गलत है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में दिखाई देता है। सुनामी डैश के कारण होती है। सुनामी पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होती है। पानी के नीचे ज्वालामुखी जो गतिविधियां होती हैं उनके कारण सुनामी आती है। सुनामी किससे मिलकर बना है? सु प्लस नामी। सु का अर्थ क्या होता है? समुद्र का तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। सुनामी नाम किसे दिया जाता है? सुनामी नाम में समुद्र के नीचे की तरंगों को, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी या वोल्केनो।
निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? तामो मैसिव। तामो मैसिव। तो हमारा आंसर हो गया सी, तामो मैसिव। सक्रिय सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सिल्ट ज्वालामुखी है जो बड़ा है और प्रतिपर्वण नहीं है और तथा उसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है? किलाउआ ज्वालामुखी हवाई। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई। ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। यह एक सिल्ट ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसका मैग्मा हमेशा मैफिक होता है और इस मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होती है। इससे एंटीसाइट बेसाल्टिक और एंटेसाइट और बेसाल्ट पाया जाता है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं? ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद, तंजानिया का किलिमंजारो और म्यांमार का माउंट पोपा। तो ये तंजानिया का कई बार पूछा जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांक गुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कोलडेरा कुंड ज्वालामुखी। कोलडेरा कुंड ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प। कौन सी दिखाई देती है? जल वाष्प। इसका तापमान लगभग कितना होता है? 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। भारत का कौन सा है? बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिण एशिया में अर्थात भारत में कौन सा है? बैरन द्वीप। भू आकृतियां और भू आकृति प्रक्रियाएं। सत्रीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को डैश के रूप में जाना जाता है? एस्केर। किसके नाम से जाना जाता है? एस्केर। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण हुआ है? कार्स्ट मैदानों का। बर्फ और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है वो ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बैडलैंड्स तलाकृति। बैडलैंड्स तलाकृति। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? जल वृत्त। किस नाम से जाना जाता है? जल वृत्त। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तल छट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है जो पानी में घुल जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय। क्या कहा जाता है? अपक्षय। मुख्य रूप से अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। कौन कौन से होते हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है। इनमें से चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षयण और अपक्षय कहा जाता है। चट्टान की विशाल गति मलबे अथवा पृथ्वी के निचला ढलान को क्या कहते हैं? भूसंखलन। भूसंखलन। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? निक्षेपण। किस प्रक्रिया का है? निक्षेपण। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? जवार नदमुख एस्चुरी। जवार नदमुख एस्चुरी। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गार्ज कौन सी है? काली गंडकी गार्ज। काली गंडकी गार्ज। डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। ये कौन सी होती है? संकीर्ण घाटी। संकीर्ण घाटी। नदी का तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गार्ज। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाता है? फोर्ड। निम्नलिखित में से कौन प्रवाह प्रतिमान का एक प्रकार है? विसर्प। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी। चीन के किस प्रांत में होगे गुनसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। ये कौन सा है? गुईजोउ। गुईजोउ। पथरीली रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? वारडोंग। क्या कहलाती है? वारडोंग। अर्ध शैल डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। ज्वालामुखीय गतिविधियां। क्या है? ज्वालामुखी गतिविधियां।
उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भूगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? कैनियन। क्या कहा जाता है? कैनियन। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं और मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय अपक्षयन कहलाता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। क्या कहते हैं? अपरदन। गयोट क्या है? यह एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है। यह एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है। पिदूर पिदूर तलगाला डैश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? श्रीलंका में। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? ये कौन सा है? कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 8,611। और तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट। 80, 85, कई जगह 88, 48 भी है, क्योंकि ये समय के साथ साथ घटता रहता है। पर्वत, पठार और घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? अरावली श्रृंखला, अपलेसिन, यूराल पर्वत क्या है? वलित पर्वत। लेकिन राइन क्या है? वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। यह एक प्रकार की तलैटी चट्टानों से बनी पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? राइन पर्वत श्रृंखला। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। सफेद कोह। धौलागिरा डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरा नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? श्रीलंका में कौन सी है? माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो। और यह इसकी ऊंचाई कितनी है? 25-24 मीटर। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? ये किसमें है? स्पेन में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास। ये देख लेते हैं एक बार। उत्तर अमेरिका में ने प्रेयरी और दक्षिण अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुरस्ताज कहते हैं। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उनके स्थान का सही युग्म है? सवाना अफ्रीका में। कैंपस कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और लोन्स लानोज कहाँ पे है? वेनेजुला और कोलंबिया में। सवाना सूडान और स्टेफी यूनेशिया। तो हमारा आंसर हो गया सवाना अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड। ये देख लेते एक बार। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपिज यूरोप। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। श्रोप मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी है? श्रोप मंडल की 13 किलोमीटर। श्रोप मंडल की 0 से 12 या 13 किलोमीटर। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। और बाह्य मंडल 80 से 500 किलोमीटर। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। ये दोबारा एक बार रिपीट कर लेना। श्रोप मंडल 0 से 12 या 13 किलोमीटर। समताप मंडल 12 से 50, मध्य मंडल 50 से 80 और बाह्य मंडल 50 से 500 किलोमीटर। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? ये मध्य मंडल में जल जाते हैं। वायुमंडल में CO2, N2 और O2 का प्रतिशत क्रमशः कितना है? CO2 0.04%, N2 78.08% और O2 20.95%। तो हमारा आंसर हो गया ए। नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा होती है 78.08, ऑक्सीजन 20.95%। ये दोनों गैसों का लगभग 99% है। और बाकी अन्य गैसें होती हैं जैसे नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? मौसमी परिवर्तन किसमें होते हैं? श्रोप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत डैश को कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस समस्तर में होते हैं? श्रोप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%।
निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? सबसे पहले वाला कौन सा है? श्रोप मंडल। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? उल्का पिंड किस परत में जलते हैं? मध्य मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? मध्य मंडल में। मध्य मंडल डैश के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमंडल। पृथ्वी में भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? आयन मंडल। ये कौन कौन सी होती हैं? लेयर लेयर डी और ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। उच्च भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? 1%। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार का संभव बनाती है? आयन मंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत। समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? 0 से 4% तक। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। ये कौन सी है? समताप मंडल। और कमी किस किस में होती है? श्रोप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण में बना होता है क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किस दो परतों का अतिव्यापक करता है? एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ये है बहिर्मंडल। ये एक बार लाइन से देख लेते हैं। श्रोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से सही है। यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसमें आवेशित कण होते हैं। पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित होती हैं। यह समताप सीमा के ठीक ऊपर होता है। ये हमारा गलत है, तो हमारा आंसर हो गया ए। हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? हाइड्रोजन का। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है डैश जो ऑक्सीजन अणु से मिलती है। यूवी विकिरण। कौन सी? यूवी विकिरण। वायु दाब और पवने। यदि यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? औसत से कम और देर से मानसून। औसत से कम और देर से मानसून आएंगी। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। किन हवाओं को रोरिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है? रोरिंग और फोर्टिज के नाम से किन्हें जाना जाता है? पछुआ पवने। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है? स्थायी पवन कौन कौन सी है? पूर्वी पवने, पश्चिमी, व्यापारिक, लेकिन लू स्थायी पवने नहीं है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं को का नाम बताइए? काल बैसाखी। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। ITC जड़ में सी का अर्थ क्या है? कन्वर्जेंस अभिसरण। कन्वर्जेंस अभिसरण। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु किसे कहा जाता है? हरमंडन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी और शुष्क वायु है? बोरा। इन्हें सम्मिलित कीजिए। चिनुक। चिनुक कहाँ पर चलती है? मिस्र में। फोन। फोन कहाँ पर चलती है? भारत में। सिरोको। सिरोको सिरोको कहाँ पे चलती हैं? आल्प्स। और लू अमेरिका। लू अमेरिका। तो हमारा आंसर हो गया सी। चक्रवात और प्रति चक्रवात। पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ डैश से उत्पन्न होता? भूमध्य सागर से।
भारत में सर्दी के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर के ऊपर से। भूमध्य सागर के ऊपर से। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का अपनी दूरी के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का अपनी दूरी के चारों ओर घूमना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तूफान की आंख। ये सम्मिलित कीजिए। चक्रवात, चक्रवात अरब सागर, चक्रवात यास ये बंगाल की खाड़ी, चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी। तूफान कैटरीना, तूफान कैटरीना ये अंटार्कटिक महासागर। और तूफान इंग्रिड मैक्सिको की खाड़ी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती हैं, ये ठीक है। वायुमंडल परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोरियोलिस बल दक्षिण गोलार्ध में पवनों की बाईं तरफ विक्षेपित करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां दाब प्रवणता कम व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, ये गलत है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, ये भी ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन। आर्द्रता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।